हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं सब टॉपिक 7। हमने 9th लेसन का पहले मैंने जो वीडियो बनाई है वो 6 टॉपिक की थी, तो बड़े बड़े टॉपिक है इसलिए मैंने इसको एक एक वीडियो में लिया है ताकि कि आपको करना एक बार में आसान हो जाए। इसलिए मैंने इसका एक एक वीडियो बनाया है सब टॉपिक का। सब टॉपिक 7 द इम्पीरियल हाउस होल्ड, शाही परिवार। यही बहुत इंपॉर्टेंट था मुगलों के टाइम में। मुगलों का जो शाही वो था, शाही परिवार था, उसके बारे में। The term harem is frequently used to refer to the domestic world. डोमेस्टिक वर्ल्ड जो उनका घरेलू दुनिया थी, जो उनकी, उसे क्या बोलते थे? हरम। हरम में जो लोग रहते, रानियां थी, उसको वो उनका मतलब कि आप कह सकते हो घर की बताया, कह सकते हो डोमेस्टिक वर्ल्ड था, उनकी दुनिया थी, ये शाही दुनिया थी। संकेत के लिए होता था कि हरम में रहने वाली जो औरतें हरम में रहती थी। द पर्शियन वर्ड हरम मीनिंग अ सेकंड प्लेस। हरम फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या है? पवित्र जगह, पवित्र स्थान, जहां पे उनकी रानियां और उनके रानियों के नौकर, बहुत सारी उनकी वाइव्स रहती थी, उसको बोलते थे हरम। द मुगल हाउस होल्ड कंसिस्ट ऑफ एम्परर्स वाइव्स। मुगल परिवारों में क्या होता था? बादशाह की पत्नियां, हर रिलेटिव्स, उसके मदर, स्टेप मदर, आंट, चिल्ड्रन, सब उनके बीच में रहते थे। एंड फीमेल सर्वेंट्स एंड स्लेव्स, और उनके बच्चे, और उनकी आगे उनकी मदर, उनकी स्टेप मदर, मतरेई माँ, सौतेली माँ जिसे कह सकते हैं, बहनें, पुत्री, बहू, चाची, मोची, सब वहां पे रहते थे, उसी में हरम में रहते थे। एंड फीमेल सर्वेंट्स, और वहां पे फीमेल सर्वेंट्स भी होते थे, और स्लेव्स भी रखे जाते थे जो उनके। हाँ जी, आगे है पॉलीगैमी वॉज प्रैक्टाइज्ड वाइडली अमंग रूलिंग ग्रुप्स। अब ये तो एक बात है कि पॉलीगैमी पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। पॉलीगैमी मीन्स बहुपत्नी। तो रूलिंग ग्रुप के द्वारा बहुपत्नी जो प्रथा थी वो बहुत तरह से मानी जाती थी। मतलब कि ऐसी प्रथा थी मुगलों के बीच में कि एक एक राजा की कई पत्नियां होती थी। इन द मुगल हाउस होल्ड अ डिस्टिंक्शन वॉज मेंटेन्ड बिटवीन वाइव्स हु केम फ्रॉम द रॉयल एंड एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। जो उनकी पत्नियां बहुत अच्छे परिवार से आती थी, जो मतलब कि अमीर घरानों से आती थी, उनका जो स्थान था वो बड़ा अलग होता था। मतलब कि उनकी बड़ी इज्जत होती थी। एंड अदर वाइव्स, दूसरी वाइव्स को क्या बोलते थे? आगाज, जो मतलब कि छोटे, हु वर नॉट टू द नोबल बाय बर्थ, जिनका जन्म किसी अच्छे खानदान में से नहीं होता था, उन्हें बोलते थे आगाज। और जो उनकी अच्छी एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज होती, राजाओं की फैमिलीज होती थी, उनका नाम क्या होता था? उन्हें क्या बोलते थे? बेगम्स बोलते थे। द बेगम्स मैरिड ऑफन रिसीविंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैश। जैसे आपको पता है कि मुसलमान लोगों के बीच में शादी होती है, तो शादी से बहुत सारा धन लड़की वालों को देना पड़ता है, लड़के वालों को। तो ऐसी जो बेगम्स आती थी, बड़े अच्छे अच्छे एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आती थी, वो उनकी शादी कैसी होती थी? जिसको मेहर बोलते हैं। मेहर मीन्स बहुत सारा कैश देके उनको, और वैल्यूएबल्स, कीमती चीजें देकर वो वहां से उनको रानियों को लाती थी। द कनकोपाइंस आघाज ऑक्युपाइड लोएस्ट पोजीशन। आघाज जो होती थी, उनकी क्या होती थी? जो उपपत्नियां कह सकते हैं, उनकी स्थिति सबसे निम्न होती थी। उनका जो स्टेटस होता, लो होता था। हर एक फीमेल्स इंटीमेटली रिलेटेड टू रॉयल्टी, जो रॉयल्टी से संबंधित होती थी, उनके मुकाबले में जो इनको आघाज की जो पोजीशन है, वो स्टेटस बहुत लो होता था। A part of wives, numerous male and female slaves populated the Mughal household. बहुत सारे मेल और फीमेल जो स्लेव्स होते थे, वो भी इसी परिवार में, इसी हरम में रहते थे। आफ्टर नूरजहां, मुगल क्वींस प्रिंसेस बिगेन टू कंट्रोल सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। नूरजहां कौन थी? नूरजहां के बारे में पता होना चाहिए आपको। नूरजहां जहांगीर की बेगम थी, जो अकबर का बेटा था जहांगीर, उसकी जो वो थी पत्नी थी, उसका नाम क्या था? नूरजहां। तो नूरजहां ने काफी कंट्रोल कर रखा था अपने राज्य को। मुगल क्वींस, तो उसके बाद जो मुगल की रानियां होती थी और जहां उनकी जो राजकुमारियां थी, उन्होंने फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर काफी कंट्रोल रखना शुरू करता है। फाइनेंशियल मैटर्स मीन्स धन संबंधी मामलों के ऊपर उन्होंने कंट्रोल रखना शुरू कर दिया। शाहजहां डॉटर्स जहानारा एंड रोशनारा, सबसे इनके इंपॉर्टेंट नाम है शाहजहां की पुत्रियों के। जहानारा एंड रोशनारा एंजॉयड हाईएस्ट एंड एनुअल इनकम इक्वल टू द हाई इंपीरियल मनसबदार। जो उनके सबसे बड़े मनसबदार होते थे, शाही मनसबदार मीन्स बड़े
आर्मी ऑफिसर्स, मनसद आपको आप क्या कह सकते हो, आर्मी ऑफिसर कह सकते हैं हमको। जो उनके आर्मी ऑफिसर्स होते थे उनके बराबर उनको क्या मिलती थी, जहानारा और रोशनारा को उनके बराबर वार्षिक आय प्राप्त होती थी, जो कि बहुत बड़े, जैसे हम कहते हैं हमारे जनरल है और आर्मी में जनरल होते हैं, वैसे मनसबदार होते थे, तो उनके बराबर उनको इनकम मिलती थी। जहानारा रिसीव्ड रेवेन्यू फ्रॉम द पोर्ट सिटी ऑफ सूरत। जहानारा को कहां से इनकम होती थी, पोर्ट सिटी सूरत के बारे में सुना आपको, आपको पता है सूरत महाराष्ट्र में है। विच वॉज अ ल्यूक्रेटिव सेंटर ऑफ ओवरसीज ट्रेड, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रेड सेंटर था, एक ट्रेड सेंटर था। तो जहां से उसे जो आय प्राप्त होती थी वो सारी जहानारा को मिलती थी। कंट्रोल ओवर सोर्सेज इनेबल्ड इम्पोर्टेड वुमेन टू कमीशन बिल्डिंग्स एंड गार्डन्स। जब उनके ऊपर धन के ऊपर निरंतर होता था, संसाधनों के ऊपर नियंत्रण होता था, मुगल व्यवहार की महत्वपूर्ण स्त्रियों को इमारतें और बागों के निर्माण का अधिकार दे दिया गया कि वो बिल्डिंग्स बना सकती हैं एंड गार्डन्स भी, क्योंकि उनके पास धन आता था तो वैसे इसको यूज कर सकती हैं। जहानारा पार्टिसिपेटेड इन मैनी आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स ऑफ शाहजहांस न्यू कैपिटल शाहजहानाबाद। कौन सी कैपिटल, न्यू कैपिटल जिसे उसने बनाई थी शाहजहां ने, जिसको दिल्ली का ही नाम है शाहजहानाबाद। तो उसमें बहुत सारे आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट बनाने की, बहुत सारी वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लेने का जो मौका किसको मिला, जहानारा को। द बाजार ऑफ चांदनी चौक, जो बड़ा इंपॉर्टेंट बाजार है दिल्ली का, एंड थ्रॉबिंग सेंटर ऑफ द शाहजहानाबाद वाज डिजाइन्ड बाय जहानारा। तो इसको किसने डिजाइन किया, शाहजहानाबाद के चांदनी चौक को जहानारा ने, जहानारा जो शाहजहां की बेटी थी उसने इसको डिजाइन किया। एंड और उससे वहां पे उसने बाग और आंगन कई तरह की वो बनाई, जिसे हम कहते हैं सराय बनाई, कई सराय भी वहां पे शाहजहानाबाद में बनाई। और एन इंटरेस्टिंग बुक गिविंग अस अ ग्लिम्स इनटू द डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ द मुगल्स इज द हुमायूंनामा रिटन बाय गुलबदन बेगम। हमने अकबरनामा के बारे में पढ़ा था, बादशाहनामा पढ़ा था, अब हुमायूंनामा भी है, उसको किसने लिखा, गुलबदन बेगम ने लिखा, जो हमें सारे पूरे डोमेस्टिक वर्ल्ड, मुगलों की घरेलू दुनिया के बारे में बताती है कि उस हरम के अंदर क्या क्या होता था, कैसे कैसे रिलेशन थे उस हरम के अंदर, उसकी जो हमें ये एक तरह की झलक दिखाती है ये बुक है हुमायूंनामा। ये नहीं कि जैसे पहले पढ़ा था बादशाहनामा या अकबरनामा पढ़ा था, उसमें तो था कि सारे देश की पॉलिटिक्स के बारे में था, परंतु हुमायूंनामा में क्या है, जो गुलबदन बेगम ने लिखा वो सारी मुगल घरेलू दुनिया के बारे में है। गुलबदन वॉज द डॉटर ऑफ बाबर, हुमायूं सिस्टर एंड अकबर्स आंट। हुमायूं की बहन हुई गुलबदन बेगम ने, जिसने लिखा वो हुमायूं की बहन थी और बाबर की सिस्टर थी और अकबर की डॉटर, सॉरी बाबर की बेटी थी, सॉरी मैंने बहन बोल दिया, बाबर की बेटी और हुमायूं की सिस्टर एंड अकबर की बुआ थी। तो उसने किसके बारे में लिखा, हुमायूंनामा में उसने सारे डोमेस्टिक वर्ल्ड के बारे में लिखा। गुलबदन कुड राइट फ्लुएंटली इन द पर्शियन एंड तुर्किश। कौन कौन सी भाषा में लिख सकती थी वो, पर्शियन एंड तुर्किश दोनों में धारा प्रभाव से लिख सकती थी, फ्लुएंटली होता है बड़ी अच्छी तरह लिखना। व्हेन अकबर कमीशनड अबुल फजल टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रेन, जब अकबर ने अबुल फजल को, पीछे पढ़ा था हमने अबुल फजल में लिखा अकबरनामा, अपनी हिस्ट्री लिखने के लिए कहा। ही रिक्वेस्टेड हिज आंट टू रिकॉर्ड हर मेमोयर्स ऑफ अर्लियर टाइम्स अंडर बाबर एंड हुमायूं। तो उसने ये अपनी भुआ से, अपनी आंट से ये भी कहा कि वो उस समय के इतिहास के बारे में बताए, बाबर और हुमायूं के अंडर जो कुछ हुआ वो उसके बारे में अपने संस्करणों को लिपिबद्ध करने का आग्रह किया कि उन अपने जो संस्मरण है वहां के उस समय के संस्मरणों को लिखे। गुलबदन रोट वॉज नो एलोगी। एलोगी क्या होता है, प्रशस्ति के किसी प्रेज में लिखा जाना। गुलबदन ने जो लिखा मुगल बादशाहों की प्रशस्ति नहीं थी, प्रशस्ति मीन्स उनकी प्रेज में नहीं लिखा। रादर ही डिस्क्राइब्ड इन ग्रेट डिटेल द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस अमंग द प्रिंसेस एंड द किंग्स एंड द important mediating role elderly women of the family played in the resolving some of these conflicts। उसने क्या लिखा, उसने लिखा राजाओं और राजकुमारों के बीच चलने वाले संघर्ष, जैसे हम जानते हैं अकबर और उसके बेटे में चलने वाला संघर्ष, फिर शाहजहां की गद्दी तक पहुंचने का संघर्ष, तो उन संघर्षों और तनावों के बारे में लिखा और कुछ उनके औरतों के बारे में लिखा जो परिवार में इन सारे
झगड़ों को या इन सारी संघर्षों को सुलझाने में सहायता करती थी। तो उसके बारे में लिखा। तो इसका मतलब गुलबदन ने जो लिखा वो राजाओं की प्रेज नहीं लिखी, बल्कि उसने जो भी हालत थे घरेलू दुनिया के उसके बारे में गुलबदन। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हुमायूंनामा, जिसकी उनकी घर की फैमिली के बारे में पता चलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये छोटा सा टॉपिक था हमारा सब टॉपिक 7। अब सब टॉपिक 8 है एम्पीरियल ऑफिशियल, शाही नौकरशाही। नौकरशाही मीन्स ऑफिसर्स। राज साम्राज्य की नौकरशाही कैसी थी, कैसे उनको चुना जाता था, कैसे वो उनकी भर्ती की प्रक्रिया कैसी थी। रिक्रूटमेंट एंड रैंक्स, भर्ती की प्रक्रिया तथा पद, उनको कैसे भर्ती किया जाता था, कैसे रिक्रूट किया जाता था, कैसे उनको वो किया जाता था, कौन से पद दिए जाते थे। मुगल क्रॉनिकल्स, जो मुगल इतिहास है, इतिवृत्त है, वो हमें स्पेशली बताते हैं। अकबरनामा प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट मुगल स्टेट। हमने देखा हुमायूंनामा जो वो मुगल डोमेस्टिक वर्ल्ड के बारे में बताता है। अकबरनामा किसके बारे में बताता है, मुगल स्टेट के बारे में। बी एबल टू अंडरस्टैंड मैनी इंस्टीट्यूशंस देयर फंक्शन एंड इफेक्टिवली। अकबरनामा से हमें बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता चला कि कौन कौन सी वहां पे कौन कौन से वो थे, क्या मैं कह रही थी, वहां पे कौन कौन सी संस्थाएं थी और उनके काम क्या क्या थे, उसके बारे में हमें कहां से चलता है, अकबरनामा से। वन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द मुगल स्टेट वॉज इट्स कॉर्प्स ऑफ ऑफिशियल्स। इनका सबसे ज्यादा मुगल राजतंत्र के बारे में जो सबसे खास बात है, जो इम्पॉर्टेंट पिलर था, जो स्तंभ थे एक, वो क्या थे, नोबेलिटी। नोबेलिटी क्या होती है, अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग क्या होता है, ऑफिसर्स। जैसे आजकल हम कह सकते हैं हमारे आईएएस ऑफिसर है, ऐसे वो ऑफिसर थे, नोबेलिटी। तो वो एक पिलर थे, वो स्तंभ थे मुगल साम्राज्य के, वो ही सारे मुगल साम्राज्य को चलाने वाले थे। द नोबेलिटी वॉज रिक्रूटेड फ्रॉम डाइवर्स एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स। जो नोबेलिटी थी, इसको हर ग्रुप से चुना जाता था। ये नहीं कि सिर्फ इसमें वही होंगे मुगल ही होंगे या इसमें मुसलमान ही होंगे, हर ग्रुप से इनको चुना जाता था। क्यों चुना जाता था? दिस वॉज इंश्योर दैट नो फैक्शन वॉज लार्ज इनफ टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। इससे चुना जाता था क्योंकि मुगल अधिकारी कि वे राज्य की सत्ता को चैलेंज ना कर सके। राज्य की सत्ता को, अगर मान लो कोई एक ही ग्रुप है, जैसे ईरानी ज्यादा भर लिए, तो ईरानी अगर बहुत सारे हो जाएंगे ऑफिसर्स, तो वो क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, राज्य की शक्ति को चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए वो हर एक ग्रुप से, हर तरह की वर्ग से वो क्या लेते थे, लोगों को लेते थे, ऑफिसर्स को लेते थे। ऑफिसर कॉर्प्स ऑफ मुगल्स वाज डिस्क्राइब्ड एज अ बंकट ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता। जैसे गुलदस्ते में बहुत तरह के फूल होते हैं, ऐसे जो मुगल कॉर्प्स थे, जो मुगल ऑफिसर थे, अधिकारी वर्ग थे, वो उनको भी बहुत सारी अलग अलग एथनिक ग्रुपों से लिया जाता था। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द रूलिंग ग्रुप ऑफ इंडियन ऑरिजिन एंटर द इंपीरियल सर्विस इन फ्रॉम 1560 ऑनवर्ड्स। 1560 से पहले कोई भी भारतीय ओरिजिन का जो ऑफिसर था वो इसमें सर्विस में शामिल नहीं हो सकता था। सिर्फ ईरानी, तुरानी और सारे मुगल ही इसमें शामिल थे। 1560 में किसका राजा शुरू हो गया था, अकबर का। अकबर ने शुरू किया दूसरी और एथनिक ग्रुप्स को लेने के लिए। द राजपूत एंड इंडियन मुस्लिम्स, भारतीय मुस्लिमों को और ईरानियों, ये सिर्फ क्या अकबर के शाही काल में रूलिंग ग्रुप में शामिल हुए। द फर्स्ट टू ज्वाइन वाज द राजपूत चीफ। जो सबसे पहला राजपूत चीफ है राजा बारमल। कौन था, राजा बारमल, जो सबसे पहला इसमें आया मुगल दरबार में, राजा बारमल। एंड कछवाड़ा ऑफ अम्बेर, जो अम्बेर का राजा था, वो सबसे पहले तो जब इसमें आया था अकबर के रूलिंग ग्रुप में शामिल हुआ था। टू हुज डॉटर अकबर गॉट मैरिड, यू नो योधाबाई। योधाबाई अम्बेर का राजा था, भारमल उसकी बेटी थी योधाबाई, जिसकी शादी अकबर के साथ हुई थी, इसलिए क्या वो भी इसमें शामिल हो गया था। मेंबर्स ऑफ हिंदू कास्ट इंक्लाइंड टूवर्ड एजुकेशन एंड अकाउंटेंसी वर आल्सो प्रमोटेड। जो हिंदू लोग थे, जो हिंदू कास्ट के लोग थे, उनको या तो शिक्षा के क्षेत्र में या लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी कहते हैं, लेखा शास्त्र के पदों पर लगाया गया था। ए फेमस एग्जाम्पल बीइंग अकबर्स फाइनेंस मिनिस्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजा टोडरमल, हु बिलोंग टू द खत्री कास्ट। राजा टोडरमल था जिसका बहुत नाम है, वो फाइनेंस मिनिस्टर था अकबर का।
तो उसको खत्री कास्ट से था। कहने का मतलब ये अकबर से पहले जो राजा थे उन्होंने किसी ने भी हिंदुओं को या भारतीय मुसलमानों को भी उस पर नहीं लगाया था, भारतीय मुसलमानों को भी उसमें नहीं लगाया था। तो राजा अकबर ने इनको अपॉइंट किया सबको। ईरानियन गेन्ड हाई ऑफिसर्स अंडर जहांगीर। ईरानियन जो लोग थे उन्होंने जहांगीर के अंडर, राइट देखिए इसकी, जहांगीर के अंडर ईरानियन जो ज्यादा थे, क्योंकि उसकी वाइफ थी जो, बिकॉज इज वाइफ क्यों नूरजहां वॉज ईरानियन। जो नूरजहां थी, जैसे मैंने पहले बताया जहांगीर की पत्नी थी, वो ईरानियन थी, तो उस समय ईरानी ऑफिसर ज्यादा लगे हुए थे। औरंगजेब अपॉइंटेड राजपूत द हाईएस्ट पोजीशन। औरंगजेब जो शाहजहां का बेटा था, उसने जो बहुत सारी पोजीशन में राजपूतों को लगाया। ऑल होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स होल्ड रैंक्स मनसब कंप्राइजिंग 2 न्यूमेरिकल डेजिग्नेशंस। अब सबसे पहली बात है ये मनसब समझना, मनसब क्या होता है। जो सबसे ऑल होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हेल्ड रैंक्स, सबके रैंक होते थे, जो भी ऑफिसर बनता उनके रैंक होते थे। तो मनसब का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। मनसब मीन जात और सवार, उसमें 2 रैंक होते थे, एक जात और एक सवार। जात का मतलब क्या है, उसकी पोजीशन क्या है मनसब की, और उसकी सैलरी क्या है। और सवार मीन्स नंबर ऑफ हॉर्समैन ही रिक्वायर्ड, कि उसने कितने हॉर्समैन को अपने पास रखना है, जितने हॉर्समैन को रखता उसी के हिसाब से उसको मनसब दी जाती थी। जात इंडिकेट द पोजीशन इन द इंपीरियल हायरार्की। जात ये इंडिकेट करता था कि बंदे इंसान की जो ऑफिसर है उसकी पोजीशन क्या है, एंड सैलरी ऑफ द ऑफिसर। सवार एंड जात, सवार इंडिकेट ऑफ नंबर ऑफ हॉर्समैन ही वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, कि कितने हॉर्समैन, कितने घोड़सवार आदमी उसने अपने पास रखने हैं, मेंटेन करने हैं, तो ये होते उससे होते सवार बोलते थे। इन 17वीं सेंचुरी मनसबदार्स ऑफ 1000 जात, जिसकी 1000 जात में जिसकी सैलरी 1000 होती थी, और अबव रैंक्ड एज द नोबल्स। नोबल्स मीन्स अभिजात वर्ग का, अभिजात वर्ग मीन्स ऑफिसर, सच एज अमीर, जैसे पीछे पढ़ा था हमने, अमीर का जो टाइटल मिला था, जिसकी 1000 जात होती थी। 1000 जात मीन्स सैलरी हो जाए 1000 होती थी, उसे नोबल्स का रैंक दिया जाता था। द नोबल्स पार्टिसिपेटेड इन मिलिट्री कंपनीज। अब कंपेन्स, जो नोबल्स होते थे ये किस पे भाग लेते थे, किसी पे मिलिट्री सैनिक हमला करना किसी के ऊपर, उसमें भाग लेते थे। विद देयर आर्मीज एंड आल्सो सर्व्ड एज ऑफिसर इन द प्रोविंसेस। और स्टेट्स में ये प्रोविंसेस का भी काम करते थे, स्टेट्स में जो ऑफिसर्स का काम करते थे, स्टेट्स में जो ऑफिसर का काम करते थे। ईच मिलिट्री कमांडर मेंटेन्ड कैवलरी, कैवलरी मीन्स घोड़सवार, द मेन स्ट्राइकिंग आर्म ऑफ द मुगल आर्मी। जो मेन मार करने वाली थी, जो शक्तिशाली सेना थी, वो कैवलरी थी। दे मेंटेन्ड सुपीरियर हॉर्सेज ब्रांडेड ऑन फ्लैंक बाय द इंपीरियल मार्क। उनके पास बढ़िया किस्म के घोड़े रखते थे जिनके ऊपर दाग लगाते थे। दाग लगाना मीन्स इंपीरियल मोर लगाते थे उनकी बॉडी के ऊपर, कि ये राजा के घोड़े हैं, बादशाह के घोड़े हैं। द एम्परर पर्सनली चेंज द रैंक एंड टाइटल्स एंड ऑफिशियल पोस्टिंग। बादशाह खुद जो मनसबदार थे उनके रैंक चेंज करता था, एंड उनके टाइटल्स भी चेंज करता था, और ऑफिशियल पोस्टिंग्स, पोस्टिंग मीन्स कौन से स्टेट में लगे हैं उस स्टेट। इसका कारण क्या है कि वो उनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए, कि अगर एक ही ऑफिसर एक ही जगह पे बहुत ज्यादा देर तक रह जाएगा तो वो उसका उस एरिया पे ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए अपने कंट्रोल में रखने के लिए बादशाह उनके रैंक बार बार चेंज करता रहता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अकबर हु डिजाइंड द मनसब सिस्टम, अकबर ने मनसब सिस्टम शुरू किया। ऑल्सो एस्टेब्लिश स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद द सिलेक्ट बैंड ऑफ नोबिलिटी बाय ट्रीटिंग देम एज मरीद। और उसने, अकबर ने जो अपने रैंक के मनसबदार के सिस्टम के रैंक होते थे उनके साथ अपने आध्यात्मिक संबंध भी बना के रखता था, और वो उनको अपने मुरीद, चेले बना के रखता था, उनके साथ आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता था। द मीर बख्शी पे मास्टर जनरल स्टूड इन ओपन कोर्ट ऑन द राइट ऑफ द एम्परर एंड प्रेजेंटेड ऑल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट। अब रिक्रूटमेंट कौन करता था, ये भी मीर बख्शी भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट ऑफिसर है। मीर बख्शी पे मास्टर जनरल जिसे कहते हैं, ये राजा के दाईं तरफ खड़ा होके
उन कैंडिडेट्स को प्रेजेंट करता था जिनकी अपॉइंटमेंट करनी है, जिनको रिक्रूट करना है एंड प्रमोशन करनी है, जहां ऑर्डर्स वर प्रिपेयर्ड विद हिज सील ऑन एज वेल एज एम्परर्स सिग्नेचर। अगर आपको आ जाए मीर बख्शी कौन होता था, इससे क्या काम होता था, ही रिप्रेजेंटेड ऑल कैंडिडेट्स ऑफ अपॉइंटमेंट करता था, प्रमोशंस करता था, और जो ऑर्डर थे वो उसकी सील के साथ, उसकी मोहर के साथ जो ऑर्डर है और राजा के सिग्नेचर के साथ उनको ऑर्डर्स दिए जाते थे। तो मीर बख्शी इज इंपॉर्टेंट ऑफिसर। देयर वाज अदर इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स। मीर बख्शी का दीवाने आला फाइनेंस मिनिस्टर, जिसका मैंने एक नाम बताया था अभी आपको, क्या कौन था जिसका नाम बताया था मैंने अभी आपको, मैं राजा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे, राजा टोडरमल। सदर मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स एंड इंचार्ज ऑफ अपॉइंटिंग जजेस एंड कॉजेज। सदर कौन होता था, जिसे हम कहते हैं न्याय मिनिस्टर, जस्टिस मिनिस्टर जिसे कहते हैं, जो जजों की अपॉइंटमेंट करता था, काजी की अपॉइंटमेंट करता था। नोबल स्टेशन एट द कोर्ट वर अ रिजर्व फोर्स टू बी डिपोर्टेड टू अ प्रोविंस और मिलिट्री कैंपेन। जो सारे नोबल्स होते थे, जो सारे ऑफिसर्स होते थे, सबसे पास तैयार आर्मी होती थी, जो कि जिस मर्जी समय पे राजा बादशाह की मांग हो, जहां मिलिट्री कैंपेन भेजनी हो, सैन्य अभियान भेजना हो जहां पे, तो वहीं उनको तैयार करके वो भेजते थे। दे शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गार्डिंग द एम्परर्स एंड हिज हाउस होल्ड। तो ये ऑफिसर स्टेशन द आर्मी होती थी, तैयार आर्मी, जैसे रिजर्व फोर्स जिसे हम कह सकते हैं, वो राजा की और उसके हाउस होल्ड की, उसके जो घरेलू दुनिया थी उनकी, वो उनकी रखवाली की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जो स्टेशन आर्मी थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इंफॉर्मेशन एंड एम्पायर, सूचना तथा साम्राज्य। जो सूचना का होता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि राज्य को हर जगह से सूचना ठीक मिलनी चाहिए। कीपिंग एग्जैक्ट रिकॉर्ड्स वाज अ मेजर कंसर्न ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सारे रिकॉर्ड्स को ठीक तरह मेंटेन करता था। द मीर बख्शी, पीछे पढ़ा था उन्हें अपने मीर बख्शी, सुपरवाइज द कोर्ट राइटर्स हु रिकॉर्डेड ऑल द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल इंपीरियल ऑर्डर्स। मीर बख्शी ये भी ध्यान रखता था कि जो भी दरबार में काम हुआ, जो दरबार में लिखा गया, उसमें एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स है वो ठीक ठीक लिखे जाएं। द अखबारत contained all kinds of information such as attendance at the court, grant of offices, titles, diplomatic mission represents received etc. अखबारत में जो इंफॉर्मेशन देने वाला होता था, उसमें जो इंफॉर्मेशन देते थे, जो फरमान तैयार करते थे, उसे क्या बोलते थे, अखबारत। अखबारत मीन्स जो कंटेन फरमान देते थे, जो शासकीय आदेश होते थे, वो उनका भी अच्छी तरह उनको मेंटेन करना, उनकी इन्फॉर्मेशन को रखना, अटेंडेंस को रखना, और ग्रांट ऑफ ऑफिसर्स, जो ऑफिस में ग्रांट दी जाती है, जो टाइटल्स दिए जाते हैं, पदवियां दी जाती हैं, वो सबका रिकॉर्ड कौन रखते थे, अखबारत। न्यूज रिपोर्ट्स एंड इम्पोर्टेंट इंपीरियल पोस्ट। इंपीरियल पोस्ट के द्वारा सारे जो होते थे डॉक्यूमेंट्स होते थे, वो मुगल साम्राज्य में रीजन टू रीजन उनको भेजा जाता था, उनको ट्रेवल किया जाता था। नेक्स्ट है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है इसमें 8.3 प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन। जैसे हमारे भी अब है ना स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं, तो सबका जो प्रशासन है वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। अब हमारा ये केंद्रीय प्रांतीय प्रशासन जिसे हम कहते हैं। द डिवीजन ऑफ फंक्शंस एस्टेब्लिश्ड एट द सेंटर वर रिप्लिकेटेड इन द प्रोविंसेस स्टेटस। जैसे केंद्र में स्थापित कार्य थे, उनका विभाजन क्या था, प्रांतों में दोहराया जाता था। हर स्टेट में जैसे जैसे अभी हम देखते हैं हमारे देश में क्या है, जैसे ऊपर प्रधानमंत्री है तो हर स्टेट में मुख्यमंत्री है, हर स्टेट में मुख्यमंत्री, जैसे राष्ट्रपति है तो हर स्टेट में गवर्नर है। तो ऐसे तब भी जैसा सेंटर में होता था वैसा ही हर स्टेट में, हर सूबे में, जहाँ सूबा भी बोलते थे तब प्रोविंस बोलते थे, जहाँ सूबा बोलते थे, अब हम क्या बोलते हैं, स्टेट्स बोलते हैं। सूबा और प्रोविंस का मतलब स्टेट होता है। वेयर मिनिस्टर्स हैड देयर सबॉर्डिनेट्स, मिनिस्टर्स के सबॉर्डिनेट होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ऊपर होम मिनिस्टर है, तो यहाँ पे भी होम मिनिस्टर है, उसके सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स भी होते हैं, दीवान, बख्शी एंड सदर। जैसे ऊपर भी हमने देखा सेंटर में भी दीवान है, बख्शी है, मीर बख्शी है और सदर है, तो ऐसे यहाँ पे भी दीवान है, मीर बख्शी है और सदर है। द हेड ऑफ द प्रोविंस वाज गवर्नर, जो प्रांतीय शासन का प्रमुख होता था गवर्नर, उसे क्या बोलते थे, सूबेदार, सूबेदार। और अब भी हमारे गवर्नर है, हर स्टेट का गवर्नर है। हु रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द एम्पर,
जो गवर्नर होता था वो सीधा बादशाह को रिपोर्ट करता था कि स्टेट में क्या हो रहा है। अब हम भी देखते हैं ऐसे जो हमारे जो गवर्नर है वही ऊपर इंफॉर्मेशन देते हैं कि स्टेट में जो राज्य प्रणाली है ठीक चल रही है, संविधान के अनुसार चल रही है। तो वैसे वो जो उस समय भी जो गवर्नर होता था वो बादशाह को डायरेक्ट रिपोर्ट करता था। ईच सूबा वाज डिवाइडेड इनटू सरकार्स। अब देखो नाम जाकर हमारे सरकार्स, हम बोलते डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं अब हम, तो उस समय क्या बोलते थे, सरकार्स बोलते थे। एंड फौजदार डिप्लॉयड हैवी कैवलरी इन द डिस्ट्रिक्ट। जो फौजदार होता था, एक ऑफिसर होता था, फौजदार ऑफिसर, वो क्या करता था, वहां पे एक भारी फौज को लगा के रखता था डिस्ट्रिक्ट में। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लुक्ड आफ्टर एट द लेवल ऑफ परगना। अब परगना क्या होता है, तहसील, जो अब हम तहसील बोलते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट या तहसील। परगना को अब तीनों के नाम देखो, सूबास, सरकार्स एंड परगनास। परगना मीन्स तहसील। बाय 3 ऑफिसर्स, 3 ऑफिसरों के संभाला जाता था जी। कनगो, परगना में कौन कौन होता था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन होता था, कनगो की प्रिजर्व द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। अब भी हमारे कनगो है। चौधरी द इंचार्ज ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टर एंड काजी फॉर जस्टिस। 3 ऑफिसर होते थे जो हर परगना में अपॉइंट किए जाते थे। परगना मीन्स हर तहसील में 3 प्रकार के ऑफिसर होते थे। ईच डिपार्टमेंट मेंटेन्ड अ लार्ज सपोर्ट स्टाफ ऑफ क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स एंड मैसेंजर्स। और हर सूबा में क्या होता था, कई तरह के ऑफिसर होते थे। पास लिपिकों का एक बड़ा समूह होता था। लिपिक मीन्स क्लर्क, अकाउंटेंट, ऑडिटर्स एंड मैसेंजर्स, जो संदेश वाहक होते हैं, ऐसे कर्मचारी होते थे। पर्शियन वॉज मेड द लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जी हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। पर्शियन वॉज मेड द लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। किसने बनाया था इसको, पर्शियन को किसने स्टेट की लैंग्वेज बनाया था, अकबर ने बनाया था। बट लोकल लैंग्वेज वर यूज्ड फॉर विलेज अकाउंट्स। पर गांव के अकाउंट्स को चलाने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करती थी, लोकल लैंग्वेज, क्योंकि गांव के लोग हैं वो अपनी लैंग्वेज में ही लिखते थे। द मुगल क्रॉनिकल्स शोड दैट एम्परर एंड कोर्ट कंट्रोल द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन डाउन टू विलेज लेवल। मुगल क्रॉनिकल्स, जो मुगल इतिवृत्त है, वो हमें ये दिखाते हैं कि राजा और उसका दरबार सारे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता था, गांव से लेकर नीचे तक सारे एडमिनिस्ट्रेशन को कौन वो करता था, एम्परर एंड द कोर्ट, और उसका सारा दरबार। ग्राम स्तर तक संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का नियंत्रण करते हुए लगता है कि वो सारा नियंत्रण उनके द्वारा ही होता था। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे का सारे एज इट इज आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। ऐसे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन के ऊपर नोट लगे तो सारे का सारा जी हमारा पूरा क्लियर क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिया हुआ है। अब हमारा है नेक्स्ट असाइनमेंट। इसकी असाइनमेंट मैं दे रही हूँ आपको। असेस द रोल प्लेड बाय वुमेन ऑफ एम्पीरियल हाउस होल्ड इन द मुगल एम्पायर। ये हमने बड़ी अच्छी तरह किया। जहानारा और शाहनारा के बारे में बताना है, नूरजहां के बारे में बताना आपने। इसमें मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। और इसमें आप उसका नाम भी ले सकते हैं जिन्होंने बुक लिखी है, गुलबदन बेगम। हु वाज जहानारा एंड रोशनारा। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको दिया। जहानारा और रोशनारा कौन थी। हु वाज गुलबदन बेगम। मेक अ ब्रीफ एवेल्युएशन ऑफ हिमायूनामा रिटन बाय हर। एवेल्युएशन मीन्स उसमें क्या लिखा उसने। गुलबदन कौन थी, गुलबदन बेगम कौन थी, उसके द्वारा लिखित हिमायूनामा पर रोशनी डालें कि हिमायूनामा क्या स्टेट की स्थिति या घरेलू मुगल घरेलू दुनिया के बारे में बताता है, तो ये आपने बताना है। व्हाट वर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मुगल नोबेलिटी स्टेट एनी 5 फीचर्स। यानी बड़े अच्छी तरह के मुगल नोबेलिटी क्या होती थी, उनको कैसे चुना जाता था, उनके क्या क्या काम होते थे, मुगल अभिजात वर्ग के विशिष्ट अभिलक्षण क्या थे, कोई 5 लक्षणों के बारे में लिखें। यह हमने बड़ी अच्छी तरह क्वेश्चन किया हुआ है। व्हाट इज द मेंट बाय जात एंड स्वार। जात एंड स्वार से आप क्या समझते हैं, बड़ा क्लियर है, मैंने बताया आपको। इसका मैंने टेबल ड्रा करके बताया, आपने टेबल भी ड्रा कर सकते हो बीच में। रैंक्स इन द मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम में जात और सवार पदवी का क्या अर्थ था, ये बड़ा क्लियर किया है। हु वॉज मीर बख्शी, मेंशन हिज फंक्शंस। मीर बख्शी कौन था, इससे काम कौन कौन से होते थे। नेम द इम्पोर्टेंट मिनिस्टर ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल राज्य के महत्वपूर्ण मंत्रियों के नाम लिखें। जैसे मैंने आपको बताया, दीवान, मीर बख्शी, सदर उधर सदर, तो ये इनके नाम आपने लिखने हैं। डिस्कस द मेजर फीचर ऑफ मुगल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। हाउ डिड द सेंटर कंट्रोल द प्रोविंसेस। मुगल प्रांतीय प्रशासन के मुख्य अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। केंद्र किस तरह से सारे प्रांतों का नियंत्रण रखता था, किसके द्वारा रखता था, गवर्नर के द्वारा सारे प्रांतों का नियंत्रण मुगल शासक के पास होता था। तो ये हमारी पूरे
पूरी हमारी होगी जी 8 सब टॉपिक 8 हमारा हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो मैं आपको कराती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो वो मैं आपको कराती हूँ। अगर आपको समझ आया तो आप मेरे को जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।